नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मेरे साथ हैं बक्सर के सांसद, जी हां, सुधाकर सिंह। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है अगर कहा जाए, क्योंकि ये सरकार में रहें या विपक्ष में रहें, करप्शन के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते रहते हैं। सरकार में भी थे तो ये कृषि मंत्री थे और अपने ही सरकार के खिलाफ इन्होंने जोरदार आवाज उठाई थी। सवाल ये है कि अब चुनाव नजदीक है और चुनाव से ठीक पहले इन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय पर करारा हमला किया है। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार चुनावी वर्ष में किस तरीके से सरकार में घोटाला चल रहा है, और वो भी 10,000 करोड़ का। जिस तरह की बात ये कह रहे हैं तो हम इसको समझेंगे और साथ ही बिहार की राजनीतिक दशा दिशा क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल है आपसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पर आपने गंभीर आरोप लगाया है 10,000 करोड़ के गबन का, और उससे पहले भी आपने अगर दीपक कुमार की बात की जाए तो किस तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को मदद पहुंचाई, ये भी गंभीर आरोप आपने लगाया था। तो क्या वाकई ये सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? और नीतीश कुमार का इमेज तो सुशासन बाबू का है, करप्ट फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, और कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार बेहतरीन चल रही है, इसमें करप्शन के लिए कोई जगह नहीं है। डबल इंजन की सरकार में जो करप्शन का लेवल है वो डबल हो गया है, और खासतौर से तब से जब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता जो बढ़ी है, उसके आड़ में जो नौकरशाह है वरिष्ठ, वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं। यह जिस विभाग का मसला है वह विभाग ग्रामीण कार्य विभाग है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम होता है। अच्छा, आप ग्रामीण कार्य विभाग की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं करेक्ट कर लूं इसको। जी जी। दूसरी बात यह है कि यह पूरी योजना तकरीबन 22 से 25 हजार करोड़ की है। उसमें से करीब करीब जो मेथडोलॉजी अपनाया है इन लोगों ने, उससे 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का बंदरबात हो जाएगा अधिकारियों, राजनेताओं, ठेकेदारों के बीच में। इसका पुख्ता प्रमाण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण हो रहा था, कोई 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, कोई 75 लाख का था, कोई 1.5 करोड़ का था, कोई 2 करोड़ का था। तो पर यूनिट के हिसाब से टेंडर होता था, और फिर टेंडर में छोटे कारोबारी पार्टिसिपेट करते थे, तो हमेशा वह 30 से 35% बिलो जाता था। ओवर एस्टिमेटिंग, ओवर इनवाइसिंग, यह नई एक तरीके बनाए गए हैं सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर के, जिसको रेक्टिफाई करते हैं हम लोग बीड सिस्टम के जरिए, कि ओपन बीड में इसको जो ओवर इनवाइसिंग या ओवर एस्टिमेटिंग हुआ है वो मिनिमाइज हो जाता है। और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस साल ग्रामीण कार्य विभाग ने क्या किया कि ये छोटी सड़कों को ग्रुप कर दिया, और मिनिमम 20 करोड़ रुपए का एक एक ग्रुप कर दिया। अब एक एक ग्रुप 20-20 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाने से ये छोटे जो कारोबारी थे वो इस काम से बाहर हो गए। तो जो बीड सिस्टम है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, लिमिटेड हो गए। चंद लोग ही जो है जिनका अनुभव 20-25 करोड़ से ऊपर का है, और उन लोगों ने जो लिमिटेड लोग हैं, तो 22-24 हजार करोड़ की परियोजना में उन्होंने कार्टेल तैयार कर लिया उन लोगों ने, कि देखो 2 सड़क तुम बना लो 20-20 करोड़ की, 2 सड़क हम बना लेंगे 20-20 करोड़ की, तीसरा भी कह रहा है कि हम 20-20, 30-30 करोड़ की। तो तीनों मिल करके वो एक बिड कर रहा है, ऑन द रेट कर रहा है। तो जो ओवर एस्टिमेटिंग, ओवर इनवाइसिंग है, वो रिस्ट्रिक्टेड लिमिट बिड सिस्टम में लिमिटेड लोग आने से वो काम 100 रुपए का 101 रुपए, 2 रुपए में, या 97-98 रुपया में मैनेज हो रहा है।
तो ऑब्वियस है कि आप जोड़ लीजिए 22 से 25 हजार करोड़ रुपए में 20, 25, 30% जो बिलो जा रहा था बिहार में, अगर उस रकम को देख लें रिस्ट्रिक्टेड होने से करीब 10 हजार करोड़ रुपए का गबन होगा, लूट होगी। और इस लूट में पूर्णतः माननीय मंत्री अशोक चौधरी, प्रधान सचिव दीपक सिंह और विभाग के जो अभियंता प्रमुख 2-3 होते हैं और इसके नीचे अधिकारियों का पूरा चेन बना करके ये लूट का काम शुरू हो चुका है, जिसका एक सबूत मैंने दिया था मीडिया के सामने भी और सरकार को भी मैंने लिखा। इसके अलावा निगरानी को भी मैंने लिखा और लोकायुक्त महोदय को ने भी लिखा इस विषय को लेकर। नहीं तो आपने सबको लिखा, लेकिन आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं, आप उनके जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर उस विभाग के हैं दीपक सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अशोक चौधरी तो मुख्यमंत्री के बड़े खास मंत्री माने जाते हैं, वो किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, तो अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप आपने ये सबूत किस किस के पास भेजा है और क्या सरकार ने इसका कोई कॉग्निजेंस लिया है? देखिए, अभी पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा था, लेकिन कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। दीपक सिंह प्रधान सचिव को भी मैंने व्हाट्सएप से सारे दस्तावेज भेजे थे और मैंने उनको कहा था कि इसमें जांच होनी चाहिए। जब दोनों ही स्तरों पे कॉग्निजेंस नहीं हुआ तो 4 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मैंने माननीय लोकायुक्त को और निगरानी को लिखा है। तो 4 दिन थोड़ा कम वक्त होता है कॉग्निजेंस के लिए। इस तरह के मामलों में मिनिमम 15-20 दिन लग ही जाते हैं प्रोसेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि जांच एजेंसियों को बहुत तरह की चीज़ों को इकट्ठा करना होता है। लेकिन एक होगा, आप देखेंगे कि अभी तक मेरे 4 दिन के बयान के बाद भी सरकार के तरफ से कोई भी बचाव का बयान नहीं आया, न सरकारी अधिकारियों के द्वारा, न जनता दल यू भाजपा के द्वारा, राजनीतिक दल के द्वारा, और न ही विभाग के स्तर पे। तीनों स्तर पे कोई भी सफाई नहीं आया मीडिया के सामने इतने गंभीर आरोप के बाद। तो प्रथम दृष्टया तो साबित हो गया है कि इस तरह के मामले हैं, तभी इन लोगों का कोई जवाब नहीं आ रहा। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप जिस तरीके से मंत्री, प्रधान सचिव इन पर आरोप लगा रहे हैं और ये काफी गंभीर आरोप है और आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बंदर बांट चल रहा है, क्या इस मुहिम में आप अकेले हैं? क्या आपकी पार्टी इसमें आपका समर्थन कर रही है? मैंने आपको अक्सर देखा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोलते हुए, बोलते हुए। पिछली बार भी आपने जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी, लेकिन पार्टी कहती जरूर है कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम खड़ा नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी भ्रष्टाचार को लेके बहुत ही भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत गंभीर रहती है पार्टी हमारी। आपने देखा होगा आदरणीय तेजस्वी जी लगातार कई बार कहा है कि बिहार में पहले डीके टैक्स था, पहले आरसीपी टैक्स था, अब डीके टैक्स है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल के तौर पे भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट, नई नीतियों का निर्माण और कई हमारे मूवमेंट्स होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, तो कई तरह के मूवमेंट्स हैं। तो नेता का जो समय है और पार्टी का उन चारों पांचों दिशा में लगता है। हम लोग भी केवल भ्रष्टाचार के ही सवाल पे नहीं खड़ा होते। आप देखते होंगे लगातार हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम में, नई शिक्षा नीति पर 25 को मेरा कार्यक्रम है पटना में। इससे पहले दिल्ली में बिहार डेवलपमेंट को लेके पॉलिसी डायलॉग भी हम लोगों ने किया था। बीच में जब लैंड सर्वे हो रहा था जो खराब तरीके से, मैंने उस समय भी एक सेमिनार किया था। तो इस तरह के हम लोग भी काम में लगे रहते हैं। और बिहार की जो ज्वलन समस्या है भ्रष्टाचार, एक व्यापक पैमाने पर, उसको भी लेकर के हम लोग एक छोटी टीम के साथ काम करना है। तो लगातार तो नहीं कर पाते हैं हम लोग, लेकिन जब भी अवसर मिलता है हम लोग करते हैं। देखिए, एक देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से मैंने पत्र लिखा था पहले इसको, जिस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं हुआ है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें ये देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट है, यही फर्जी है जिसके आधार पर टेंडर दिया गया। इसमें लिखा है कि जो बिडर है उसको 16 करोड़ का अनुभव है VS कंस्ट्रक्शन को,
फिर लिखा है 55 करोड़ का इसमें उसके पास अनुभव है। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी जांच की जीएसटी से, कोई भी कंपनी जब काम कर रही होती है तो एक जीएसटी जमा करती है, उसका एक रिटर्न जमा होता है। रिटर्न जीरो टैक्स हो या वो किसी स्लैब में हो, रिटर्न आपको टर्नओवर का जमा करना होता है। ये नहीं है कि जीरो, जिसमें जीरो टैक्स है उसमें आपको रिटर्न नहीं जमा करेगा, ये कानून नहीं है। तो वो जब देखिएगा तो वो 55 लाख और 66 लाख, तो 55 लाख वाले को उसने टर्नओवर में 15 करोड़ कह दिया और 66 लाख वाले टर्नओवर को उसने 64 करोड़ कह दिया। जीएसटी से जब मिलान आप कागज करेंगे तो वो आपको साफ साफ अंतर दिखाई देगा। दूसरी बात है कि जो जीएसटी का जो पोर्टल है ओपन सोर्स है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में किसी जब बीट को जांच करेगा टर्नओवर का तो ऑटोमेटिकली वो चाहे तो कर सकता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट को सही मानना और जीएसटी जो सरकार का अपना जो डाटा है उसको नकार देना, यही मिलीभगत है। इससे जाहिर है कि ये मिलीभगत है। जब हमने कहा कि गड़बड़ी हुआ तो प्रधान सचिव जिसको कहे होंगे, इंजीनियर इन चीफ ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दोबारा जांच के लिए कहा। तो जब दोबारा जांच के लिए कहा तो वही एग्जीक्यूटिव पहले जो उसको टर्नओवर को सही माना था, वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीएसटी के मैच कराने के बाद कहा कि नहीं इसमें फर्जीवाड़ा है। तो मान लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन वो इंजीनियर इन चीफ मानता नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ठेकेदारों से मैनेज था। तो उसने तीसरी जांच करवाया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से और कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लो कि तुम्हारा आंकड़ा सही है कि नहीं। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले जो आंकड़ा दिया था वो अपने को गलत कैसे कहेगा। पुनः कह दिया कि नहीं हम जो आंकड़े दिए वो सही है, और उसके आधार पर सरकार को मान जाना, मतलब कि ऊपर से नीचे तक इसमें लोग शामिल थे। क्योंकि जो पैसे का जो बंदर बाट है उसमें सभी समरूप रूप से शामिल थे। अगर वो उसमें एक भी ईमानदार होता सिस्टम में तो उसको रोक देता, ऑब्जेक्शन लगाता। कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगना। आप ग्रुप ऑफ जो कमेटी के जो मेंबर है, ग्रुप 5 आदमी, आप यहाँ देखेंगे कि कमेटी बना के 5 आदमी साइन कर दिया। मतलब सिस्टम में एक भी ईमानदार होता तो ये इसको ऑब्जेक्शन रेज करता। कोई रेज नहीं कर रहा है, छोड़ देना। जाहिर है कि मैंने कहा कि ऊपर से नीचे तक ये सिस्टम सड़ गया और कोई रोकने का प्रयास नहीं किया। नहीं, पर एक गंभीर सवाल ये बनता है, जो आप जो बात कह रहे हैं उसमें सवाल ये बनता है कि एक तो बिडिंग का जो क्राइटेरिया था उसको बड़ा एस्केलेट कर दिया कि बड़े बड़े ठेकेदार ही आएंगे, और जिससे छोटे ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट करने से विमुख रह गए, वो कर नहीं पाए। पर अपने ही बनाए हुए कानून को किस तरीके से धाता बताते हुए कम टर्नओवर वाले ठेकेदार को इन्होंने ठेका दे दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मतलब बहुत साफ है कि आम ठेकेदार को हटा दिया और जिसको सपोर्ट करना था, उनका टर्नओवर कम था, उनको काम दे दिया गया। और ऐसी ही बात एक और शख्स है जो ईडी के शिकंजे में आया है, रिशु श्री को भी लेकर के कहा जाता है कि वो ऐसे ही डील फिक्स करता था, पहले ही मिनिस्ट्रीज में जाता था, जिसको ठेका दिलाना होता था उस तरह का बायलॉज बनता था और तभी ठेका दिया जाता था। यहाँ पर एक रिशु श्री नहीं है, ये पहले रिशु श्री पकड़े गए हैं। इससे पहले भी 2 लोग, गब्बू सिंह और एक और थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन पे भी छापे पड़े थे। उनकी उसमें कार्रवाई अभी पेंडिंग है, मैं देख रहा हूँ। राजनीतिक कारणों से जांच एजेंसियां कभी फास्ट होती हैं, कभी स्लो होती हैं, वो एक अलग सवाल है। रिशु श्री जैसे यहाँ दर्जनों लोग बिहार में इस तरह के ठेकों को मैनेज कर रहे हैं, और ठेके की मैनेजमेंट शुरू होती है एनआईटी के कानून में बदलाव से। और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना है सिस्टम को बीट करने का, उसको ही वो लोग बदल देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि सिस्टम में कोई एक आदमी भी ईमानदार नहीं रहा जो इन गड़बड़ियों को रोकने का प्रयास करे। मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक और शारीरिक शिथिलता की आड़ में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अब एक और इसमें मैं आपको बता दूं कि एनआईटी में क्या इन्होंने संशोधन, जिसको बायलॉज कह रहे थे,
उन्होंने किया है, ये देश और दुनिया के लिए चौंकाने वाला विषय है। आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी, बिडिंग कैपेसिटी मान लीजिए 50 करोड़ का है, 50 करोड़ का उसका अनुभव है, तो 50 करोड़, तो क्या करेगा कि वो 2 योजनाओं से ही उसकी 50 करोड़ पूरा हो जाता है। लेकिन उसको मालूम नहीं होता ठेकेदार को कि 2 योजनाएं मुझे कौन मिलेंगी, तो बकायदा 10 योजनाओं में उस पेपर डालता है अपना। अब 10 योजनाओं में पेपर डाला, काम उसको 2 का मिलना है, तो 8 कौन नहीं योजना लेगा ये सरकार को तय करना था। लेकिन सरकार के बैठे हुए अधिकारी कहते हैं ठेकेदार से कि देखो तुमको 2 काम फलाना दे दिए हैं, 8 काम से अपना कागज हटा लो। अब क्या है कि जब वो पेपर हटा लेता है तो उसका बिड खुलता ही नहीं, और जब बिड खुलता ही नहीं तो पता ही नहीं चलता कि बिलो कौन है। तो जो मैक्सिमम है वो उसको जानकारी में है कि मेरा मैक्सिमम है, वो अधिकारी को मैनेज कर लेता है और उसके दबाव बना के जो लोअर को हटवा देता है, क्योंकि उसको दूसरी जगह काम ऑलरेडी दिलवा रहा है। क्योंकि बिहार में जब एक बार जब आप 2-3 करोड़ वाले अनुभव को हटा दिए, 20-25 करोड़ वाले अनुभव वाले लोगों को संख्या अगर बिहार में देखें तो बहुत कम है, 150 लोग हैं, और इसकी आड़ में फर्जी कागज लगा लगा करके लोगों को काम दे रहा है। लोग जो वास्तविक रूप से अनुभवी लोग हैं वो घूस नहीं देना चाहते हैं, या वो सोचते हैं हम क्यों दें, हमको तो काम मिलेगा ही। तो उस कंडीशन में फर्जी कागज वाले को लगवा करके काम दे देता है लोग। यही पूरा एक कार्टेल इन लोगों ने बनाया है, डिजाइन बनाया है। अगर जांच हो तो ये बातें बहुत साफ तरीके से खुल कर आएंगी। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, जिस तरीके से पलायन रोको, बेरोजगारी हटाओ, ये बड़ा मुद्दा है आपके गठबंधन का, और खास तौर पर जो मुद्दा पे तेजस्वी जी घूमते नजर आए, उसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस भी काफी मुखर नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार की बात करेंगे आप चुनाव पर, या भ्रष्टाचार की बात पुरजोर तरीके से इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सजा याफ्ता हैं, इसलिए आप जोर से नहीं उठा पाते, तेजस्वी नहीं उठा पाते हैं इस बात को? देखिए, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल में शुरू से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जिस तरीके से विंडिक्टिव तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस मामले में उलझाया गया था, वो सभी लोग को जानकारी है कि वह पूरा षड्यंत्र 1980 से हो रहा था, न कि 90 से 95 के बीच में का घोटाला है। आप उस पूरे घोटाले को देखें तो 80 से 95 के बीच का है। तो 80 से 90 के बीच वाले लोग की जांच के क्राइटेरिया से हटा देना, सरकार में जो बैठे हुए जो लोग थे दिल्ली में, वो बहुत चालाकी से 80 से 90 वाले मामले को हटा करके 90 से 95 करते हैं। 90 से 95 के दौरान भी लालू प्रसाद जी के जब संज्ञान में होता है तो तुरंत उस पर एफआईआर दर्ज करते हैं। स्वयं पहला एफआईआर करता बिहार की सरकार है, न कि सीबीआई है। कोई भी सीबीआई को डायरेक्ट किसी राज्य के भीतर जांच का अधिकार नहीं मिला हुआ है, क्योंकि वो केंद्रीय कानून से बना हुआ नहीं है। यह लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है और लॉ एंड ऑर्डर राज्यों के जिम्मे है। तो ईडी हो, सीबीआई हो या कोई भी एजेंसी, उसको सबसे पहले किसी न किसी राज्य में वो एफआईआर दर्ज होता है, उन एफआईआर को टेकअप करती है। तो लालू प्रसाद जी को बेईमानी अगर होता, बेईमानी लगता कि वो बेईमानी किए हैं, तो कभी एफआईआर वो बिहार में करते नहीं, और जब तक एफआईआर नहीं बिहार में होता तब तक सीबीआई उसकी इसको टेक ओवर नहीं करती। ये सुप्रीम कोर्ट का ही रोलिंग है। चलिए, फेयर है ना कि कई राज्यों में सीबीआई जांच नहीं कर पाती कि राज्य अनुमति नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा कि जिस तरीके से महागठबंधन में घटक दलों के बीच में समझौता बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि सीटों को लेकर के रस्साकसी है, आपको नहीं लगता कि अगर विलंब होगा, देर होगा, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी, आपस में तालमेल का अभाव होगा? क्योंकि कांग्रेस तो जोर दे रही है, लेफ्ट पार्टी जोर दे रही है, वीआईपी कह रही है सीटों को डिक्लेयर करिए, कौन कौन सी सीट दीजिएगा ये बताइए, और तभी हम चुनाव लड़ेंगे, तब हम बेहतर तरीके से चुनाव लड़ पाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि महागठबंधन के भीतर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से किसी सॉल्यूशन तक पहुंचा नहीं जा रहा है, जानबूझ करके डिले किया जा रहा है? देखिए, बिहार सहित देश भर की जो राज्यों और केंद्र की जो राजनीति है वो गठबंधन आधारित राजनीति है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दलीय राजनीति है।
बिहार में भी आप देखेंगे तो एनडीए की तरफ से भी कई दल हैं और इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी कई दल हैं, और दोनों तरफ से देखें तो एक तरफ से भाजपा लीडिंग फोर्सेज है, एक तरफ से राष्ट्रीय जनता दल लीडिंग फोर्सेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होना एक अलग है, मैं मानता हूं कि मुखौटा के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ताकत वास्तविक रूप से बीजेपी के पास है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो दोनों लीडिंग फोर्सेज का जहां तक सवाल है, दोनों गठबंधन का सवाल है, तो आप देखेंगे कि यह सामंजस्य अंतिम तक नहीं बन पाता है। तो ये बिहार के लिए कोई नुकसान नहीं, गठबंधन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों का यही हाल है। तो संख्या कोई तय नहीं है दोनों गठबंधनों की तरफ से, और थोड़ा समय लेता है। तो इससे नुकसान की जहां तक बात है तो बिहार को तो कोई नुकसान नहीं है, राजनीतिक गठबंधनों के लिए थोड़ा नुकसान है, लेकिन दोनों तरह की स्थिति है बिहार में। क्योंकि अभी जो बहुदलीय जो गठबंधन है वो थोड़ी से कश्मकश में संख्या को लेकर अंतिम समय तक रहते हैं, थोड़ी परेशानी होती है। एक सवाल मेरा और होगा, अभी चिदम्बरम गठबंधन के बारे में बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन में प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट कर रहे थे और फिर उन्होंने पास ओवर कर दिया कि इनको तो सलमान खुर्शीद के ऊपर। सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम है, उधर एनडीए में भी है तो महागठबंधन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसे मुद्दे हैं जिस वजह से आप एनडीए को परास्त कर सकते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी एनडीए 30 सीट पर रही, आप 10 पे सिमट गए। देखिए, लोकसभा का चुनाव को अगर हम ठीक से देखें तो 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ने घोषणा की, उसके अगले दिन देश के 99% मीडिया के लोगों ने 400 पार का एक ओपिनियन पोल निकाल दिया। आप देखिएगा ठीक से, तो वो चुनाव लेवल प्लेइंग नहीं था, लेकिन जब रिजल्ट आया उस रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल भी 400 पार से ऊपर दिखाया गया। इस देश में लड़ाई बराबरी का छुटा। तो अब इस देश के आम नागरिकों में धारणा है कि एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में न्यूज चैनल के 99% हिस्सा अखबारों का वह टुवर्ड्स इंक्लाइंड है एनडीए की तरफ। अब देश की जनता को विश्वास नहीं है कि पोल, ओपिनियन पोल में आप देखेंगे कि बिहार में हम लोग आसानी से बहुमत के करीब चले जाएंगे, बहुमत से आगे जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पिछली बार भी हम बहुमत के करीब थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप आने वाले वक्त में चुनाव को इस बात को देखिएगा कि किसी भी ओपिनियन और एग्जिट पोल का प्रभाव आम। बिल्कुल, हाँ, अच्छा, तो आप कह रहे थे कि किसी भी ओपिनियन पोल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत साफ कर दूं कि हमारा प्लेटफॉर्म बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, किसी के तरफ कोई इंक्लिनेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण कार्य विभाग पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं 10,000 करोड़ तक के गबन का, वो एक गंभीर विषय है, और कॉन्ट्रैक्ट अलोकेट करने में जिस तरीके की अनियमितता का आरोप आपने लगाया है वो भी गंभीर विषय है। सवाल ये है कि क्या वाकई अफसर बेलगाम हो चुके हैं? सवाल ये है कि क्या आपका ये आरोप नीतीश कुमार पर चस्पा हो पाएगा, उनकी सरकार पर चस्पा हो पाएगा? और खास तौर पर जिस मंत्री की बात आप कर रहे हैं अशोक चौधरी, और उनके विभाग पर चस्पा हो पाएगा? तो क्या ये कितना बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन चुनावी वर्ष में इतना बड़ा आरोप क्या रंग लाता है, आरजेडी के पक्ष में क्या हवा बहा पाएगा, किस तरीके से जेडीयू को डैमेज कर सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सुधाकर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।